नमस्कार एवं उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। 22 जनवरी के बाद विधानसभा के विशेष सत्र की संभावना। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल। ऋषिकेश में वारंटियों को गिरफ्तार करने का चलाया जा रहा अभियान। जमानत पर फरार 14 अपराधी गिरफ्तार। जल्द होंगे कुछ और वारंटी गिरफ्तार। उत्तराखंड में निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। देहरादून में अस्थायी अतिक्रमण हटाओ जारी। एसएसपी बाजारों का ले रहे हैं जायजा। गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसानों भारी रोष। सरकार पर लगा किसानों के शोषण का आरोप। किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पौड़ी में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव शुरू। समारोह में दिखी उत्तराखंड की लोक संस्कृति। गायिका हेमा नेगी के लोक गीतों ने झूमने पर किया मजबूर। और अब खबर विस्तार से। खबर अब खेल से जुड़ी। देहरादून में मुख्यमंत्री में पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया और इसी मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों से कहा कि सरकार राज्य में खेलों के विकास के लिए काफी प्रयास कर रही है। इससे युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अपने ट्रैक में आ जाएं और यहाँ पर प्रतिभा करने के लिए किसी सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, बेटा बेटी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वह भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर तक क्वालिफाई कर सकता है और उसकी जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार खेल महाकुंभ को विशेष प्रोत्साहन दे रही है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो इसमें प्रतिभा करने वाले हमारे खिलाड़ी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लाख से 4 लाख पहुंची और 4 लाख से अब 5 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी, ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। नए साल से उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने पर मोहर लगी है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि यूपीसीएल का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास जाएगा, जिसका जन सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए ही आगे का फैसला लेगी। आपको बता दें कि यूपीसीएल में अप्रैल माह से बिजली की दरों में 23% तक बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकती है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यह बीजेपी का अपना एक एजेंडा है और ये काफी पुराना एजेंडा है और वैसे भी ये केंद्र का मुद्दा है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ना तो रोजगार की बात करते हैं और ना ही पर्यटन व्यवसाय की बात करते हैं, ना ही महंगाई की बात करते हैं। भाजपा का अपना एजेंडा है और आज का एजेंडा नहीं, बहुत पुराना एजेंडा उनका है और वैसे ये केंद्र का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उसमें क्या कह सकते हैं कि भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। केवल मुख्यमंत्री रोजगार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री पर्यटन व्यवसाय में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ये बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार समान नागरिकता की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर अगर नैतिकता होती
2 साल में उसका ड्राफ्ट नहीं बना पाए, 2 साल में उसमें कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए और न रिपोर्ट ही दे पा रहे हैं। जब देखिए बुला लेंगे उसके बाद ग्रुप में बात दे सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं एवन के संवाददाता उत्तराखंड से तारिक अंसारी। जी तारिक, क्या कुछ अपडेट है इसी को लेकर, क्या कुछ जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब बीजेपी ने जो है जनता से एक वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो जल्दी जो है यूसीसी उत्तराखंड में लागू करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट में ही जो है यूसीसी की जो कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे, उसे पहली बैठक में ही जो अमली जामा पहना दिया गया था। अब मैं आपको अगर हाल फिलहाल की मैं आपको बताऊं, जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो कमेटी जो है तैयार कर चुकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले मंथ में जो है कमेटी देगी, बुलाकर धामी सरकार यूसीसी लागू कर देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस यहाँ पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का साफ तौर पर ही ये कहना है कि लगातार जो है धामी सरकार यूसीसी जो लागू करने जा रही है वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि जो बीजेपी है कभी भी जो है बेरोजगारी पर बात नहीं करती है और जो अन्य मुद्दे हैं सिर्फ एक चुनावी स्टंट यहाँ पर जो है बता रही है। जबकि बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये सपना था, जब उन्होंने पहले भी कई मरतबा इस बात को कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने जहाँ पर सभी लोगों के लिए कानून जो है समान हो, सभी लोग जो है समान रूप से कानून पालन करें। तो जाहिर तौर पे बात सच होने जा रही है और 2024 जनवरी महीना है, उसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इसमें जो है विशेष सत्र के दौरान जो है यूसीसी जो है धामी सरकार लागू कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए तारिक। देहरादून में सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर एसएसपी ने पूरी सख्ती बरत रखी है, जिसी के लिए एसएसपी खुद सड़क पर उतरकर बाजारों का जायजा ले रही है। एसएसपी अजय सिंह अन्य अधिकारियों के साथ शहर में हो रखे अस्थायी अतिक्रमण का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने वीडियोग्राफी भी करवाई और कई अतिक्रमण खुद खड़े होकर हटवाए। इसी के अलावा एक रिपोर्ट भी तैयार करवाई जा रही है और जो कि पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में रखी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन के दौरान शहर के अंदर सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा अतिक्रमण न होने संबंधी एसएसपी देहरादून को आदेश दिए थे। इसी के बाद एसएसपी खुद शहर का जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान एसएसपी ने घंटाघर से एसले हाल चौक तक निरीक्षण किया, साथ ही प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक तक का जायजा लिया। अब देखिए, इसमें जो इन्वेस्टर समिट हुई थी यहाँ पर और जिस तरह से यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस हो, अन्य विभाग हो, अस्थायी रूप से अतिक्रमण को पूरे शहर में जो हमारे मेन रोड है जहाँ हमारे ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है या ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, उसको हटाया गया था। उसके बाद देखा कि काफ़ी सारी अच्छी परिस्थितियाँ हमें देखने को मिली। उस अस्थायी अतिक्रमण के हटने से पूरे शहर में थोड़ा सा जो प्रेशर जो रहता है ट्रैफिक का, उसको हमें बहुत सारी सहायता मिली, प्रेशर रिलीज़ हुआ और लोगों को राहत मिली। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इसमें सख्त आदेश थे कि जो भी अस्थायी अतिक्रमण है जिसके कारण यातायात बाधित होता है उसको दोबारा न लगने दिया जाए और इसमें पुलिस की मेन जिम्मेदारी है, साथ ही साथ अन्य विभागों। पौड़ी के लुआली में 3 दिवसीय गगवाड़शु महोत्सव का रंगारंग संस्कृति के साथ आगाज हो गया है। गगवाड़शु महोत्सव एक उद्घाटन किया जाएगा जिसे विधायक राजकुमार पौरी ने किया। इसी दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लुआली झील का जल्द विस्तारीकरण होगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार को भी दिशा मिलेगी। यह एक अहम फैसला होगा। लोक संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार के आयोजनों का होना बेहद ही जरूरी है। वहीं इस मौके पर स्कूली छात्रों की ओर से भी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं लोक गायिका हिमा नेगी करासी की टीम की ओर से सांस्कृतिक और लोक गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। लोक गीतों पर दर्शक भी झूमते हुए नजर आए। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवान, उपाध्यक्ष मनोज जखमोला, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरण समेत स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। गगवाड़शु सांस्कृतिक और विकास समिति की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम में मुझे बुलाया था, मैंने भी वहां पर जाकर प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के भी रंगारंग कार्यक्रम थे और सांस्कृतिक टीम वहां पर आ रखी थी। हेमा करासी की टीम थी आज, उसने भी बहुत सुंदर भजन कीर्तन गाने सुनाए, लोगों को मंत्रमुग्ध किया और
इस अवसर पर मैं क्षेत्रीय जनता से यही अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस तरह की अगर हमारा हिसाब से ही हमारा लोग हो तो कार्यक्रम में 4 चांद लग देना, लेकिन जब नहीं होता थोड़ा तालमेल को कुछ ना कुछ फर्क रह जाता। बिल्कुल कोई भी इंसान हो कि कि हमारा जो मूल हमारा जो घर को एक बुनियाद बोला ना जाता है, अगर हमारी बुनियाद मजबूत तो घर कभी भी तेमा भूकंप हो चाहे कुछ भी हो टूट ही नहीं सकता। और हम लोग जो उत्तराखंड तक पर्यंत हम उत्तराखंड का अगर लोग गायक हैं तो उत्तराखंड वाली बात हम होना चाहिए। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति हमारे जो धरोहर जो हमारे सभ्यता हमारे जो विरासत हमारे जो मूल वे मूल से हम जुड़े रोला तो हमारी संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। और इसी कारण से कि हम लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति को न भूलें, अपने पहनावे को न भूलें, पाश्चात्य सभ्यता की ओर न दौड़ें। इसी के लिए हमने ये समिति गठित की और इसके लिए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी समिति का नाम ही सांस्कृतिक विकास समिति है, इसलिए जो है अपनी संस्कृति के विकास। जैसा यहाँ पर बहुत समय से सांस्कृतिक शून्यता थी और कोई प्रोग्राम होते नहीं थे, तो अब ये 19-20 से ये शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। और उससे पहले बहुत सारे लोग कहते तो थे कि प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन कोई पहल इस तरह से होती नहीं थी, तो अब ये पहल होती दिख रही है। चौथा साल उत्तराखंड के ऋषिकेश में अलग अलग मामलों में कोर्ट से जमानत लेने के बाद फरार चल रहे 14 वारंटियों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। इसी मामले पर कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह निर्देश पर कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहे थे। वारंटियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमों के तहत कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहे 14 वारंटियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्होंने बताया कि अभी कुछ और वारंटियों को भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 18 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति से 138, 1380 या फिर 13,800, 1,38,000 रुपए चंदा देने की अपील की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया है। अब कांग्रेस के इस अभियान को लेकर उत्तराखंड में भाजपा ने तंज कसा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में देश के उद्योगपति और व्यापारियों को डरा धमका कर उगाई की है और अब एक बार फिर कांग्रेस ने चंदा उगाई करने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस का ये विषय है, उनको फंडिंग करनी है, चंदा लेना है उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, जो 60 सालों तक उन्होंने उनको डरा धमका कर उनको जिस तरीके से चंदा लिया, राजकाज किया, तो आज वो एक्सपोज हो गए हैं। राज्यों में भी उनकी सरकार लगभग ना के बराबर है, तो वो फिर जनता से जो है चंदा उगाही का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उगाही का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनके खुद ही जो है मायूस हैं, निराशा में हैं, संशय में हैं, क्या करें क्या ना करें, अब वो कितना उनका सक्सेस हो पाता है। पार्टी का 138वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 138वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 तक का जो योगदान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हमको कहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक धनराशि हम यहाँ से एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करने का प्रयास करेंगे। हम सिंहनगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने एक बार फिर कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसडीएम ने अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर सितारगंज मार्ग टोल प्लाजा के पास अवैध मिट्टी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। आपको बताया कि अवैध मिट्टी खनन में संलिप्त दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालकों के खिलाफ खनन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं क्षेत्र में बढ़ते अवैध मिट्टी खनन के मामलों की शिकायत मिलने के बाद एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट एक्टिव मोड में है। देखिए, अवैध खनन की जो शिकायत हमें कल प्राप्त हुई थी, तो कल सुबह हमने ये टोल प्लाजा के पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा था
इसमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली तो NH की थी, लिहाजा वो क्योंकि सरकारी काम के लिए सरकारी उसमें ही यूज़ हो रही थी तो उसको तो हमने छोड़ दिया। लेकिन जो 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं ये अवैध रूप से खनन कर रही थी और इनको हमने अभी जुर्माना करके इसको छोड़ेंगे, तब तक हमने इनको तहसील में लाकर जब्त कर दिया। आगे भी सख्त कार्रवाई आगे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पर अवैध खनन की बहुत शिकायत प्राप्त हो रही है और लोगों के यहाँ पर फील्डर्स लगे होने के कारण जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते तो उनको सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इसके खिलाफ। नैनीताल हाई कोर्ट में आज बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बताया कि पौड़ी जिले के ढोप श्रीकोट की अंकिता भंडारी बनत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर उसकी हत्या का आरोप लगाया हुआ था। चीला बैराज में अंकिता को धक्का देकर मारने का आरोप है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तभी से सभी आरोपी जेल में हैं। उधर पुलकित आर्य की जमानत पर आज होने वाली सुनवाई को लेकर अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। बेल हो रही है, ठीक है, वो उसका राइट बनता है और सरकार को मजबूत तरीके से पैरवी करनी चाहिए। किस तथ्य के आधार पर हो रही है ये तो न्यायालय का काम है देखने का। वाद परिवार जो दोनों के दोनों पक्ष हैं अपनी किस तथ्य से उसको मजबूत पैरवी हो रही होगी तो निश्चित तौर पर उसकी बेल होगी, और क्योंकि वो उसका अधिकार भी है। हम किसी को लंबे समय तक नहीं रख सकते और जिस तथ्य के आधार पर उसकी बेल हो रही है हो सकता है उनके वकील उनके द्वारा कहाँ पे सरकार कमजोर पड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, जबकि पैरोई सत्र शुरू हुए 1 माह बीत गया। ऐसे में गन्ने का मूल्य घोषित न होने से किसानों में भारी रोष भी व्याप्त है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। किसान अपनी फसल का मूल्य जाने बिना ही गन्ने की फसलों को बेच रहे हैं। महंगाई के इस दौर में किसानों का गन्ना बहुत कम मूल्य में चीनी मिलों पर खरीदा जा रहा है। जनपद हरिद्वार के किसानों की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई, लेकिन उत्तराखंड सरकार किसानों की कोई भी सुध नहीं ले रही है। किसानों ने सरकार से गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए सरकार को जल्द से गन्ना के मूल्य घोषित करने की भी मांग की है। किसान आंदोलन करने का भी उन्होंने आह्वान किया है। और फैक्ट्रियां चले कम से कम 2 महीने होने वाले और फैक्ट्री भुगतान भी पुराने रेट से ही कर रही, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। अभी किसान अपना गन्ना शुगर मिलों को दे रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं कि आपकी फसल का उन्हें क्या रेट मिलेगा, जबकि बाजार में अगर एक पैन भी होगा तो उसका भी रेट तय हो जाएगा। ये पैन 5 रुपए का और हम 2 महीने लगभग हो गए अपनी फसल हम उधार डाल रहे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई गन्ने का भाव घोषित नहीं करा। ये उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और अगर जल्द ही उत्तराखंड सरकार महंगाई को देखते हुए गन्ने का भाव 500 रुपये कुंटल नहीं करती तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार के आंदोलन का। उत्तराखंड के लालकुआ में बीते दिनों ट्रेन के पावर इंजन की टक्कर लगने से मादा हाथी का बच्चा घायल हो गया। इसी को लेकर इलाज के लिए पशु अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अभी उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है। घायल मादा हाथी बच्चे ने अभी खाना पीना भी शुरू कर दिया है। वन विभाग ने घायल बच्चे को दलिया, दुग्ध, केले के साथ साथ गन्ने की खोई भी खिलाई, लेकिन बच्चे की कमर और पिछले पैर में अधिक चोट होने के कारण वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। वहीं वन विभाग ने बेल्ट के सहारे बच्चे को खड़ा कर उसका इलाज शुरू कर रहा है। वहीं इधर डॉली रेंज परिसर में घायल मादा हाथी बच्चे की देखभाल में वन विभाग की 7 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। 14 तारीख को शाम को करीबन रात को 3:45 बजे प्रातःकाल में इंजन जो है मालगाड़ी का वो हिट कर गया और इसकी जो माँ थी वो मर गई, वहीं पर डेथ हो गई उसकी। और ये इंजर्ड घायल हो गया जो पटरी किनारे पड़ा था, जिसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको हम वन विभाग में यहाँ रेस्ट हाउस में लाए लालकुआ में। यहाँ जो है पशु चिकित्सकों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, निगरानी में रखा गया है और 24 घंटे बायोलॉजिस्ट हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक ली और इसी में उन्होंने अधिकारी को 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अभिनव कुमार को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए जागरूकता अभियान के निर्देश दे दिए और इसी अभियान में शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए उनके अभिभावकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।
दिनेशपुर में जय भवानी जागरण कमेटी के तत्वाधान में श्री कृष्ण की 10 दिवसीय रासलीला का शुभारंभ हुआ। इसी मौके पर वृंदावन से आए मेहमान कलाकारों ने श्री कृष्ण लीला का शानदार मंचन किया। रासलीला का शुभारंभ स्थानीय संभ्रात लोगों की ओर से किया गया और इसी दौरान जय भवानी जागरण कमेटी के रवि सरकार ने कहा कि कलयुग में मुक्ति का एक ही मात्र साधन है, ईश्वर का नाम और भक्ति करना। इससे मनुष्य खुशी प्राप्त कर सकता है। पिछले 14 सालों से ये रासलीला का आयोजन हम लोग दिनेशपुर दुर्गा मंदिर परिसर में करते हैं और देखिए कलयुग में मुक्ति का जो एकमात्र साधन है वो ईश्वर का नाम, हरि नाम। इसलिए आज अगर मन में हमें शांति चाहिए, इस पूरे संसार में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो भगवान का नाम हम जितना ज्यादा लेते रहेंगे उतना हमें शांति और पूरे विश्व में शांति सुख आएगा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग दिनेशपुर में प्रतिवर्ष इस रासलीला का आयोजन करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके कंस के वध तक की जितनी भी लीलाएं, उन लीलाओं का यहाँ पे ये जो से हमारे आते हैं और रासलीला करते हैं। इस रासलीला में हमारे सब दिनेशपुर के नगरवासी देखने आते हैं। यहाँ पे रासलीला 14 साल हो गए करते हुए और हर गांव से यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीला को देखने के लिए पहुँचते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वन उत्तराखंड। नमस्कार।